नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। तो पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ चल रही थी और काफ़ी कुछ 5 वीडियोज़ हम दे चुके हैं जिसमें हमने बहुत कुछ बातें करी है। आज पर्यावरण शिक्षण विधियों की सीरीज़ का 6ठा वीडियो है और इस 6ठे वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आए हैं। मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अपने करीबन 12 से 15 वीडियोस बनेंगे पर्यावरण की शिक्षण विधियों के, और आप उन 15 वीडियोस को अच्छे से देख लोगे। अब 15 वीडियोस है तो आप मान के चलिए 12 से 13 घंटे की वीडियोस है टोटल। उनको आप ढंग से देख लोगे और ढंग से उसके नोट्स बना लोगे तो डेफिनेटली 10 क्वेश्चन आते हैं। और अब आप देख लीजिए कि अगर 12-15 घंटे की मेहनत में, 12-15 घंटे का मतलब होता है 2 दिन की मेहनत, 2 दिन में अगर 10 नंबर का जुगाड़ बैठ रहा है तो आपको बहुत ही सीरियसली उस चीज़ को तैयार करना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूँ और ऐसा आपको करना भी चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर शिक्षण विधियों का, जिसका नाम है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप, देखिए क्रियाकलाप क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों पर आज अपन प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। देखिए क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी, जैसे अपन एक्टिविटी कह सकते हैं इंग्लिश में, एक्टिविटीज़ कह दो आप इसको। अपन एक प्रकार से गतिविधि भी कह सकते हैं, गतिविधियाँ। ऐसा कुछ टॉपिक है आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ कहो चाहे गतिविधि कहो, है क्या? देखो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं आज। इस पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रियाकलाप है क्या। बेसिकली क्रियाकलाप है क्या, मतलब हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, उस टॉपिक का भाव क्या है, वो टॉपिक हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक हमारी शिक्षक के रूप में जो जीवन की यात्रा शुरू होगी उसमें वो टॉपिक कहाँ मदद करने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रियाकलाप है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रियाकलाप जो है उसकी उद्देश्य क्या होने चाहिए, मतलब क्या मेन एम है इसके, क्या उद्देश्य हैं जिनके कारण हमें ये क्रियाकलाप टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। उद्देश्यों के बाद देखेंगे कि इसके लाभ क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, ये चीज़ें देखेंगे हम इसमें कि क्रियाकलाप के लाभ क्या है, क्या क्या ऐसे बेनिफिट है जो हमें क्रियाकलाप टॉपिक से लेने चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि क्रियाकलाप के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है क्लास के अंदर। तो आपको अच्छे से पता है कि शैक्षणिक हो सकती है, शैक्षणिक मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड हो, क्लास रूम से रिलेटेड हो, शैक्षणिक हो सकती है। सह शैक्षणिक गतिविधियां भी हो सकती है, और इसके अलावा आप यूँ कहिए बाकी को अपन सह शैक्षणिक में विभाजित कर सकते हैं। तो शैक्षणिक गतिविधियां कौन सी होगी, सह शैक्षणिक गतिविधियां कौन सी होगी, और ये बात समझने के बाद में कुछ और विविध अगर शेष बचा तो वो पढ़ लेंगे। जिससे क्या होगा, जैसे विविध में अपन ये ले सकते हैं कि एक अच्छे क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं हो सकती है, क्रियाकलाप को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब देखिए इस पूरे टॉपिक को शुरू करने से पहले सारे विद्यार्थियों को एक बात बता दूं कि यह रटने का टॉपिक नहीं है, यह तथ्यों के भंडार का टॉपिक भी नहीं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको कंप्लीटली अपने को समझना है, और अगर आप इस टॉपिक को मन से समझ लेते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो डेफिनेटली वो प्रश्न अपन स्वतः ही सही कर लेंगे अपनी समझ के आधार पे। शिक्षण विधियाँ ऐसा ही एक प्रकार से पाठ्यक्रम है जिसको हम बिना कुछ रटे समझ के आधार पे 10 में से 8-9 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप को ढंग से समझना, इसमें तथ्य निकालने की कोशिश मत करना कि तथ्य कहाँ आ रहा है, ये तथ्यात्मक टॉपिक ही नहीं है, ये बिल्कुल समझ पर आधारित टॉपिक है। तो जैसे जैसे मैं समझाता हूँ आप वीडियो को, जहाँ आपको लगता है कि जैसे ये क्या है ये ख़त्म हो गया, उस जगह वीडियो को पॉज कीजिए, जो आपको समझ में आया है उसको आप संक्षिप्त में 2-4 लाइनों में लिख लीजिए। फिर उद्देश्य पढ़ेंगे तो उसको आप संक्षिप्त में लिख लीजिए, फिर लाभ को लिख लीजिए। ऐसे करते करते 1-2 पेज, 1-2 ढाई पेज में ये टॉपिक अच्छे से आपका
तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप किसी किताब से अगर वापस देख लोगे एक बार, तो कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा अगर ऐड होती है तो कर लो। उसके बाद आपको ना किताब देखनी है ना वीडियो देखना है, आपको केवल उस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड हो जाना है। फिर डेली जब भी आपका रूटीन होता है उसको आप वापस चेक कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और अभ्यास प्रश्न जहाँ कहीं मिलते हैं तो उसको आप अभ्यास प्रश्नों का सहारा लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप के अंदर ये बातें हैं जो हम अब आगे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रियाकलाप है क्या, एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए, क्रियाकलाप है क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे के पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। होता क्या है, देखिए क्लास के अंदर जैसे आप जाओगे टीचर के रूप में, कई ऐसा समय भी था जब आप स्टूडेंट के रूप में भी गए हो, तो क्लास के अंदर होता क्या है। देखिए, जैसे ये टीचर गए अंदर, शिक्षक अंदर गए, और अब देखिए स्टूडेंट, टीचर, ये दो मेन पिलर है क्लास के अंदर। और तीसरा इनके पास जो होता है वो होता है आपके सिलेबस। अब देखिए, अब तीन चीज़ें हैं यहाँ पे टोटल। एक पाठ्यक्रम है हमारे पास, टीचर है और स्टूडेंट है। यहाँ पे आगे एक विमर्श और कक्ष की क्रियाएं एक टॉपिक आएगा शायद, सामाजिक में तो है, इसमें है कि नहीं है देखना पड़ेगा। उसमें हम एडगर डेल को पढ़ेंगे, वहाँ पे यह त्रिकोण के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बात करने वाले। यहाँ पे ये कोर्स में है नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं इसकी बात सीमित कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है। ये मैं चीज़ इसलिए ला रहा हूँ कि क्लास के अंदर एक शिक्षक, दूसरा वर्ग होगा स्टूडेंट, और तीसरा होगा उसका पाठ्यक्रम। अब देखिए, अब जो कुछ भी क्रियाएं होगी, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होगी, जो कुछ भी गतिविधि होगी, वो इन तीन चीज़ों के बीच में होगी, जो तीन तत्वों के बीच में होगी। अब टीचर पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए स्टूडेंट को पढ़ाएगा। टीचर जब पढ़ाता है तो एक प्रकार से यूं कहिए कि सबसे पहले टीचर टू स्टूडेंट कम्युनिकेट होता है। मतलब टीचर बच्चों को पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बातें बताता है। उसके बाद बच्चे बातें सुनते हैं, और सुनने के बाद में स्टूडेंट पुनः टीचर से क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक तरफा संवाद था, जब ये बात शुरू हो जाएगी तब दोनों तरफा संवाद शुरू हो जाएगा। क्लास रोचक बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? जब तक टीचर अकेला बोलता है तब स्टूडेंट सुनते हैं। स्टूडेंट जब प्रश्न वापस पूछ रहा है, इसका मतलब उसको कुछ समझ में आ रहा है। एक कहते हैं ना कि जब टीचर पढ़ा रहा और स्टूडेंट अगर प्रश्न नहीं कर रहा है तो उसके पीछे दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया, या स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ गया। और सब कुछ समझ में आया ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए टीचर्स जब भी पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स का वापस बोलना बहुत ज़रूरी होता है, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखिए, क्रियाकलाप क्या है। क्रियाकलाप हम ये कहेंगे कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इनके बीच का जो ये एक प्रकार सा सिस्टम तैयार हो रहा है, जो तंत्र बन रहा है, यही दरअसल क्रियाकलाप है, यही एक्टिविटीज़ है। क्योंकि इसमें से अगर एक चीज़ भी एब्सेंट है, जैसे पाठ्यक्रम नहीं है, तो भी चल जाएगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट बिना पाठ्यक्रम के भी अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर टीचर नहीं है तो एक्टिविटीज़ बहुत प्रभावित होगी, और स्टूडेंट अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रियाकलाप में सबसे अहम भूमिका में कौन होता है? स्टूडेंट होता है, क्योंकि बिना स्टूडेंट के कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। पाठ्यक्रम के बिना एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि मान लो पाठ्यक्रम है ही नहीं। आपको पता है कि हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में कितने समय बाद में स्कूली किताबें हमारे पास आती है, तब तक हमें यूं ही जोड़ बाकी सिखा दिया जाता है, लैंग्वेज सिखा दी जाती है, कुछ भी चीज़ें सिखा दी जाती है। शिक्षक को पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक बिना पाठ्यक्रम के भी बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में एक प्रकार से लगा के रख सकता है। तो पाठ्यक्रम के बिना संभव है, किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसलिए कह सकते हो कि क्रियाकलाप में सबसे मुख्य भूमिका में कौन होता है? स्टूडेंट होता है। अब बात आती है कि हालांकि टीचर भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन अपन एक क्षण के लिए मानना है कि अगर टीचर नहीं है क्लास के अंदर, कोई बात नहीं, स्टूडेंट जो है वो खुद स्वयं स्व अध्याय से भी काम कर सकता है।
स्टूडेंट स्वयं कर सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो देखो सामान्य प्रश्न क्या बना यहाँ पे कि क्रियाकलाप में सबसे मुख्य भूमिका में कौन होता है? न कक्षा का भवन होता है, न पाठ्यक्रम होता है, हालांकि टीचर होता है लेकिन स्टूडेंट से ज्यादा मुख्य भूमिका में टीचर नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 ऑप्शन आ जाते हैं, चौथा आ जाता है कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष। अब देखिए 4 अगर ऑप्शन आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप में सबसे अहम है। देखो अहम तो चारों ही हैं, लेकिन सबसे अहम क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है और अगर ये चारों ऑप्शन होते हैं तो सबसे पहले आप किसके साथ जाओगे? स्टूडेंट के साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि बिना स्टूडेंट के कोई कक्षा की गतिविधि संपादित नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये आएगा, ठीक है। अगर एक और ऑप्शन आ जाता है उपयुक्त सभी, तो फिर आप कोई टीचर या स्टूडेंट मत करो, उपयुक्त सभी कर दो। लेकिन अगर पूछें कि सबसे अहम कौन है, तो सबसे अहम पूछा और एक ही विकल्प चुनना हो हमारे पास, तो हम स्टूडेंट के साथ जाएंगे। तो अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्रियाकलाप है क्या, तो हम कहेंगे कि टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम, या पाठ्यक्रम को भले आप छोड़ दो, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कक्षा कक्ष के अंदर जो कुछ भी क्रियाएं होती, अधिगम की क्रियाएं, सीखने की क्रियाएं, चाहे वो पाठ्यक्रम पर आधारित हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकती है। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती है, इन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं क्रियाकलाप, या हम उसको कह सकते हैं एक्टिविटीज, या उसको आप हिंदी में कह दो गतिविधि। तो क्रियाकलाप की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि कक्षा कक्ष के अंदर या कक्षा कक्ष के बाहर, देखो अंदर भी हो सकती है, शैक्षणिक गतिविधियां हैं तो अंदर भी हो सकती है, सहशैक्षणिक है तो बाहर भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टीचर अगर कोई पाठ पढ़ा रहा है तो कक्षा कक्ष की गतिविधि है। अगर टीचर कोई सामाजिक जागरूकता की रैली कर रहे हैं, या फिर सफाई अभियान चलाए हुए हैं, या फिर कोई कैंप लगाया हुआ है, तो अब वो कक्षा कक्ष के अंदर नहीं है, वो कक्षा कक्ष के बाहर है, वो पाठ्यक्रम के अंदर भी नहीं है, वो सह शैक्षणिक गतिविधि है, वो भी एक प्रकार की एक्टिविटीज। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष के अंदर या बाहर, पाठ्यक्रम के इतर या पाठ्यक्रम के अंदर, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो कुछ भी अधिगम के लिए जो कुछ भी गतिविधियां की जाती है, उन सब को हम संक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं? क्रियाकलाप बोलते हैं, एक्टिविटीज बोलते हैं। अब देखिए एक्टिविटीज जो है, इसमें दूसरा सवाल ये बन सकता है कि एक्टिविटीज में सबसे, या गतिविधि में या क्रियाकलाप में सबसे अहम भूमिका में कौन होता है? तो आप कहोगे सर सबसे अहम होता है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गतिविधियाँ कहाँ आयोजित हो सकती है। कक्षा कक्ष के अंदर भी हो सकती है और कक्षा कक्ष के बाहर भी हो सकती है। गतिविधियाँ पाठ्यक्रम के आधार पर आधारित भी हो सकती है और पाठ्यक्रम से इतर भी हो सकती है। अगर पाठ्यक्रम पर आधारित है तो हम कहेंगे शैक्षणिक गतिविधियाँ, अगर पाठ्यक्रम से थोड़ा इतर है तो हम उसे सह शैक्षणिक गतिविधियाँ भी कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये दो चीज़ें जो है ये एक प्रकार से वैकल्पिक है, इससे हटके भी हो सकता है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट है जो, ये तो हमेशा गतिविधियों में रहेंगे। और इसमें भी सबसे अहम बात, टीचर एब्सेंट होगा चल जाएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो कोई क्रियाकलाप संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप आराम से थोड़ा सा समझा सकते हैं। अब बात आती है कि आगे अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं कि क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्टिविटीज होती क्या है। अब बात करें आगे तीसरा पॉइंट कि एक अच्छी क्रियाकलाप की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उद्देश्य बाद में देखते हैं। क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं हो सकती है, एक अच्छी क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या विशेषताएं हो सकती है, ये पॉइंट अपन समझते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बन सकता है कि क्रियाकलाप की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ही बनेगा, मतलब यूँ हुआ कि आपके जैसे सामान्य प्रश्न आ गया, 4 विकल्प दे दिए उसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप की विशेषता है या नहीं है। अब उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से देखना है। अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। देखिए क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए जो सक्रिय हो, सक्रियता। अब देखिए सक्रियता क्या है। अब एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए क्लास के अंदर जो विद्यार्थियों को एक्टिव बनाए रखे। देखो मैंने कल भी कहा था कि एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चा मुर्दा रूप से बैठा रहे, नींद आए, चेहरे आ जाए उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, हर बच्चा जो है वो एक्टिव रहे, उनको इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाए, उनको इस प्रकार की गतिविधि दी जाए जिसमें क्या होगा कि विद्यार्थी बिल्कुल सक्रियता के साथ टीचर के साथ जुड़े रहें, जिससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से अधिगम कर सकता है। तो एक अच्छे क्रियाकलाप की क्या विशेषता होती है? एक अच्छे क्रियाकलाप की ये विशेषता होती है कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, टीचर को एक ऐसा टास्क देना चाहिए जिससे कि सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो किसी एक बच्चे को केंद्रित किया हुआ हो, या कुछ ऐसा विषय दे दिया जिसमें कुछ बच्चे अच्छे से भाग ले रहे हैं, कुछ बच्चे जो है उनको उस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा टास्क देना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि एक प्रकार से सारी क्लास एक्टिव बनी रहे। तो सक्रियता बहुत जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरी विशेषता हम क्या ले सकते हैं कि सृजनशीलता, सृजनात्मकता। अब देखिए क्रिएटिविटी। अब देखिए एक्टिविटी एक्टिव होने के बाद दूसरी सबसे अहम शर्त होती है सृजनशीलता। सृजनात्मकता का क्या मतलब होता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है सृजन करने की क्षमता। सृजन क्या होता है? सृजन का मतलब होता है बनाने की क्षमता, नई चीज बनाने की क्षमता, एक क्रिएटिविटी जिसे अपन कहते हैं कि आपको कुछ जैसे टूटी फूटी बहुत सारी बोतलें दे दी, अब उस बोतल, आपके पास दो ऑप्शन है, अब उस बोतल को बाहर फेंक भी सकते हैं, उस बोतल से कुछ अच्छे से कोई आर्ट क्राफ्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आप यूं कहिए कि जैसे मिठाई की दुकान में जाते हैं हम, तो मिठाई की दुकान में क्या होता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ ख़राब हो जाती है लास्ट में। तो मिठाइयाँ ख़राब होती है तो मिठाई वाले क्या करते हैं, उस मिठाई की एक मावे की कचौरी बना देते हैं और मावे की कचौरी बना के उसको बेच देते हैं। अब मिठाई वाला चाहे तो वो मिठाइयाँ सारी बाहर फेंक भी सकता है, और मिठाई वाले ने क्या किया, उसको मावे की कचौरी का रूप देके और उससे भी पैसे बना लिए और अपने सारे उस प्रोडक्ट जो भी बनाया था उसका उपयोग कर लिया। ये क्रिएटिविटी है उसकी। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? नई चीज़ें बनाना। अपने को जहाँ लगता है कि इस चीज़ का कोई उपयोग नहीं, उसमें भी कोई नई चीज़ निकालना क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। तो एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो क्रिएटिविटी हो, मतलब ये हुआ कि बच्चे में क्रिएशन की क्षमता बढ़ाए। उसको ऐसा कुछ टॉपिक देना चाहिए जो बच्चा कुछ करे। जैसे आप उसको रेत पे बिठा के रेत पे ही कुछ उसको काम करना शुरू करवा दिया, या फिर यूं कहिए कि कुछ उसको ये कह दिया कि ये बहुत सारे पेज फटे हुए हैं, ये आप बहुत सारा कचरा पड़ा, इसको आप क्या अच्छी चीज़ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी सारी एक्टिविटी सृजनशील होती है, लेकिन टीचर को ये चाहिए कि कोशिश करें कि एक्टिविटी में कुछ क्रिएशन हो, जिससे क्या होगा कि बच्चे में एक तो क्रिएटिविटी की एक प्रकार से स्किल बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा कि बच्चा दिलचस्पी के साथ पूरा गंभीरता के साथ काम करेगा, तीसरा क्या होगा कि बच्चा जिस वो क्रिएटिविटी को करेगा वो बहुत ही पूर्ण तन्मयता के साथ करेगा, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ होती है तो बहुत ही दिलचस्पी के साथ बच्चों के द्वारा की जाती है। तो ये सृजनशीलता होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये होगा तभी आपकी क्रियाकलाप जो है वो एक प्रकार से हमारे प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा? अब देखिए, जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ क्लास में करते हैं तो हमारे संसाधनों के दायरे में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने ऐसी एक्टिविटी ले ली, इसकी रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं, तो संसाधनों के दायरे में होना चाहिए। संसाधनों के दायरे में। अब संसाधनों के दायरे में का क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना ले लो कि बच्चे को, अब हमने कह दिया कि एक आपको बोर्ड बनाना है। बोर्ड तो बनाना है, उसके लिए हमारे पास उपकरण नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास लैबोरेटरी नहीं है। तो प्रॉपर अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम डेफिनेटली सृजनशीलता का कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि जब भी कोई एक्टिविटीज़ लो तो ऐसी एक्टिविटी लो कि हमारे पास उसके प्रॉपर एक प्रकार से रिसोर्सेज हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे आइसक्रीम खाते हैं बच्चे गांव में, कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं, उसके पीछे छोटे छोटे लकड़ी के एक प्रकार से वो होते हैं पकड़ने वाले, आइसक्रीम पकड़ने वाली। अब ये हर जगह उपलब्ध होते हैं। आप बच्चों को टास्क दे दो कि इस लकड़ी से अपने को एक घर बनाना है, तो बच्चे क्या करेंगे? उस लकड़ी से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध है, इसमें क्रिएटिविटी भी होगी और बच्चा एक्टिव भी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी के दायरे में रह के हमें एक्टिविटी करवानी है। बच्चों को ऐसा टास्क नहीं देना है कि उसके पास संसाधन ही नहीं है। अगर संसाधन नहीं होगा तो वो एक्टिविटी जो है कितनी भी बढ़िया क्यों नहीं हो, निश्चित रूप से फेल हो जाएगी। इसके बाद चौथी जो सबसे अहम बात हम ले सकते हैं वो ये कि कोई भी जब एक्टिविटी करवाओ तो वो एक प्रकार से रोचक होनी चाहिए,
क्योंकि जब तक रोचक नहीं होगी तो बच्चा बोर हो जाएगा, वो एक प्रकार से एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो बच्चे को एक्टिव रखने के लिए रोचक और बिल्कुल प्रभावी और यूँ कहिए कि सरल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो सरल गतिविधि होनी ज़रूरी है, ये रोचक होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे को एक तो इंटरेस्ट आएगा तो एक्टिव रहेगा तो उसमें क्रिएटिविटी भी आएगी। अच्छा क्रिएटिविटी आएगी, एक्टिव रहेगा तो निश्चित रूप से वो इफेक्टिव भी होगा और सरल और सुगम्य भी होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो बच्चे क्या होंगे, वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, ऐसे भागने या बचने का प्रयास है वो नहीं करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जिस उद्देश्य के साथ क्रियाकलाप करवा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो जाएगा। इसके अलावा क्रियाकलाप की क्या विशेषता, अच्छे क्रियाकलाप की विशेषता क्या हो सकती है? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। अच्छे क्रियाकलाप की एक ये भी विशेषता है कि वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। और विद्यार्थी केंद्रित होगा तभी उस क्रियाकलाप का पूरा फायदा हम ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर डालना चाहिए और स्टूडेंट को एक्टिव करना चाहिए। बस टीचर को केवल सपोर्टिव रोल में रहना है, बच्चों को केवल सपोर्ट करना है। कहीं गलती कर रहा है उसको बता दो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको बता दो बेटा बहुत बढ़िया कर रहा है। तो टीचर यहाँ पे केवल एक सुपरविजन, मतलब यूँ कहिए कि केवल निरीक्षण की भूमिका में होगा। और वो टीचर निरीक्षण की भूमिका में क्या करेगा, बच्चों की गलतियों को दूर करेगा, बच्चों को कंटिन्यू मोटिवेट करेगा, बच्चों को कंटिन्यू एक प्रकार से उसको सरल भाषा में समझाता रहेगा। तो ऐसी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं बिल्कुल विद्यार्थी केंद्रित होने चाहिए। और शिक्षक जो है वो शिक्षक इस समय किसकी भूमिका में होते हैं, सहायक की भूमिका में। शिक्षक का पास रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई गलती अगर बच्चा करता है तो समझ में नहीं आएगा बच्चे को कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये होना चाहिए। इसके अलावा अब और क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं हो सकती है? क्रियाकलाप की एक और विशेषता ये हो सकती है कि वो शैक्षणिक व सशैक्षणिक दोनों प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल बच्चों को आप क्लासरूम के अंदर लगा के बैठे रहो, ऐसा नहीं है। ग्राउंड में भी ले जाइए, खेल खिलवाइए, उससे गेम्स में भी एक्टिविटीज़ करवाइए, गाँव के अंदर ले जाइए, बच्चों को रैली निकलवाइए। रैली कैसी, जैसे साक्षरता जागरूकता की रैली हो, चाहे सफाई अभियानों की रैली हो, चुनाव की रैली नहीं, स्कूल से रिलेटेड, जैसे बालिका शिक्षाओं पे रैली निकलती है वो निकाल दो, या फिर कोई जैसे राष्ट्रीय पर्व आ गया या फिर कोई ऐसे राष्ट्रीय महत्व का कोई दिवस आ गया तो उसकी रैली निकाल दो गाँव में। पहले झंडा दिवस की रैलियाँ निकलती थी, तो ऐसी गतिविधियाँ भी होनी चाहिए। तो जब भी आप क्रियाकलाप करवाते हैं तो केवल उसको शैक्षणिक उद्देश्यों तक सीमित न रखें, शैक्षणिक गतिविधियों तक, बल्कि उसको अपन सह-शैक्षणिक भी एक प्रकार से ले सकते हैं। तो ये कुछ क्रियाकलाप की विशेषताएं थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि 7 ही विशेषताएं हैं, यहाँ पे आप 5, 10, 15 विशेषताएं जो है मतलब अच्छे क्रियाकलाप की विशेषताएं यूँ कह सकते हैं। क्रियाकलाप की विशेषताओं में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छी क्रियाकलाप की विशेषताएं। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इतनी विशेषताएं हैं, इससे अधिक विशेषताएं भी है। अब मैंने 7 यहाँ पे लिखी, आप 7, 5 और इसमें भी जोड़ सकते हैं। आप अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप इस तरह से ही लिख लो। अब अगर आप ये बात हो गई है क्रियाकलाप की विशेषताओं की, तो अब आगे हम देख सकते हैं कि क्रियाकलाप के उद्देश्य क्या क्या होंगे, क्या उद्देश्य होते हैं। तो अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं कि क्रियाकलाप के उद्देश्य क्या है। क्रियाकलाप के उद्देश्य क्या है, और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि उद्देश्य जो है वही एक प्रकार के इसके लाभ व गुण हम कह सकते हैं कि क्रियाकलाप के गुण क्या क्या है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं जैसे लाभ क्या होंगे। अब देखिए, क्योंकि देखिए उसको मैंने साथ में क्यों लिखा है, साथ में इसलिए लिखा है कि जब भी कोई चीज़ हम करवाते हैं तो उसके पीछे उसके उद्देश्य होते हैं, और जब उद्देश्य हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो वही हमारा लाभ है। जैसे मान लिया कि हमारा अभी ये पढ़ने का उद्देश्य है रीट की परीक्षा पास करना, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि शिक्षण विद्या किस उद्देश्य से पढ़ रहे, तब हम लिखेंगे कि हमारी ये परीक्षाओं में आ जाए,
फिर दूसरा उद्देश्य हम लिखेंगे कि जब हम शिक्षक बन जाएंगे तो क्लासरूम में इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। अब ये उद्देश्य हो गया। अब अगर अपना उद्देश्य पूरा हो गया तो हमें लाभ क्या हुआ? हमें लाभ ये हुआ कि हमारा रीट में सिलेक्शन हो गया, प्लस हमने उन विधियों के का उपयोग करके एक अच्छे शिक्षक के रूप में महारत हासिल कर ली। तो लाभ यही होता है। तो उद्देश्य जब वास्तविक अर्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब उद्देश्य हासिल हो जाते हैं, तो दरअसल वही लाभ होता है। तो इसलिए हम इसको दोनों को साथ में लिख रहे हैं कि इन क्रियाकलाप के उद्देश्य क्या होते हैं और लाभ क्या होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षण को प्रभावी बनाना। शिक्षण को क्या बनाना? प्रभावी बनाना। इससे क्या होता है कि जब कोई क्रियाकलाप होती है, एक्टिविटीज जो होती है, वो टीचिंग को स्थायी करती है। बच्चों को आप पाठ पढ़ाते जाओ, उनको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उन बच्चों को एक्टिविटीज कर करके दिखाओगे, जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा रहे हो, आप उसमें पर्यावरण प्रदूषण की कोई एक्टिविटीज करवा दो। जैसे बाहर गाड़ियां चल रही है, बच्चों को कह दो कि देखो गाड़ी चल रही है। अब बच्चों को जब आप उसको ऑब्जर्वेशन करवाओगे, वो कोई वहाँ पे कोई एक्टिविटीज करवाओगे, तो डेफिनेटली बच्चा करके सीखेगा। और जब कोई चीज़ करके सीखी जाती है तो निश्चित रूप से उसमें हमें फायदा ज़्यादा होता है। तो क्रियाकलाप भी क्या है? क्रियाकलाप भी करके सीखने की एक प्रकार की विधि है। तो शिक्षण को इसमें हम प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षण को एक प्रकार से यूँ कहिए कि अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो शिक्षण प्रभावी बनता है, शिक्षण एक प्रकार से रोचक भी बनता है। रोचक भी बनता है। देखो, टीचिंग जो है इसको अपन केवल टीच तक नहीं रखना चाहिए। टीचिंग को हमें जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। और जीवन में वो कब उतरेगा? जब हमने उसको प्रभावी तरीके से, रोचक तरीके से सीखने का प्रयास किया। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो, और जब इतिहास पढ़ते पढ़ते कई बार हम बोर हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर उस इतिहास के चैप्टर को जब पढ़ते हो, तो अगर आप अपने आप को उस काल में पाते हो या उन घटनाओं को एज्यूम करते हो, तो फिर क्या होगा कि वो इतिहास अपने को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, संसद के अंदर कैसे कानून बनते हैं, जब आप संसद की उन गतिविधियों को विजुअल सोचते हो कि ऐसे कानून आता होगा, इस तरह से पार्लियामेंट में बिल आता होगा, इस हिसाब से बहस होती होगी, तो आप जब उसको विजुअलाइज करोगे तो फिर क्या होगा कि आप जब अपने आप को एक्टिव कर रहे हो, उसको रोचक बना रहे हो, तो फिर आपको वो पॉलिटी अच्छे से याद होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो उसको आप विजुअलाइज कीजिए, उनको आप जीवंत कीजिए, तो उससे क्या होगा कि रोचकता बढ़ेगी अंदर से और बिल्कुल प्रभावी तरीके से हम जो है उन चीज़ों को सीख सकते हैं। और क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों की सक्रियता को बढ़ाना। मैंने आपको पहले कहा था कि क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य होता है सक्रियता, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है, ये एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को एक्टिव करती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सक्रियता। और लाभ क्या हो गया? लाभ ये हो गया कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखना शुरू कर देता है। तो सक्रियता बढ़ जाती है, प्रभावी हो जाता है, रोचक हो जाता है, बच्चा सृजनशील हो जाता है। क्योंकि अगर निरंतर ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, और मैं आपको बता दूं, अगर निरंतर एक्टिविटीज़ होती है और बच्चा अगर एक्टिव रूप से उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे एक समय के बाद में एक बढ़िया तरीके से सृजनशील जो है वो हो सकता है। और बच्चे जब सृजनशील होते हैं तो वो रटने की बजाय किस पर जोर देते हैं? वो समझने पर जोर देते हैं। अब जैसे अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब इस टॉपिक के ऊपर ही मैं अगर बात करूं, अब इस टॉपिक को रटने का क्या था? अब आप रटो कि क्रियाकलाप कैसे कहते हैं, क्रियाकलाप कैसे कहते हैं। एक तो ये रट लिया, समझा क्या? आपने कहा कि करके सीखना, क्लास के अंदर टीचर की सहायता से स्टूडेंट जो करके सीखता है, तो वो अपने आप में क्रियाकलाप है। तो ये जितने भी उद्देश्य हैं इसका सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि बच्चे जो है, अगर इस गतिविधि को टीचर इफेक्टिवली लागू करता है और बच्चे उसको बढ़िया तरीके से अपनाते हैं, तो बच्चों में रटने की बजाय समझने की क्षमता विकसित होती है। और बच्चे क्या करेंगे? बजाय रटने के एक प्रकार से समझने का काम करेंगे। और जब भी समझने का काम होता है तो निश्चित रूप से एक नया लाभ होता है, नया उद्देश्य होता है, वो होता है बच्चों का मानसिक विकास। देखो, सब उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानसिक विकास कैसे? देखो, प्रभावी रूप, अगर शिक्षण प्रभावी हुआ तो बच्चा एक्टिव होगा, और बच्चा जब एक्टिव होगा तो डेफिनेटली कुछ नया करेगा, और जब नया करेगा तो रटेगा नहीं, समझेगा, और जब समझना शुरू करेगा तो उसका निश्चित रूप से क्या होगा? मानसिक विकास। आपने देखे होंगे जो बच्चे कंटिन्यू रटते हैं,
जो बहुत ज़्यादा रटते हैं ना वो बच्चे वो एक समय के बाद भूल भी जाते हैं, उनका मेंटल स्टेटस भी इतना नहीं होता। जो बच्चे समझते हैं ना, अब जैसे आपने 50 फैक्ट रट लिए, परीक्षा में कुछ नया फैक्ट आ गया तो ज़रूरी नहीं आप पास होंगे, लेकिन अगर आपने समझ लिया, आप देखना कोई भी एग्जाम आप जब देने जाते हो तो अगर उसमें 50 सवाल आए, 50 में से 10 या 15 प्रश्न होते हैं फैक्ट बेस्ड, 35 प्रश्न होते हैं समझ आधारित। आपने बहुत सारा रट लिया तो कोई गारंटी नहीं उन 15 फैक्ट में से आप कुछ सही भी कर पाओगे, क्योंकि फैक्ट है, उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपने अगर समझ लिया है तो डेफिनेटली उस 35 में से 30 आप समझ के आधार पे सही कर लोगे, और फैक्ट भी 2-4 सही कर लोगे, सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए रटने की बजाय समझने पर हमें हमेशा जोर देना चाहिए। और इस विधि का एक बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि बच्चा जो है वो रटने की बजाय समझने पर बल देता है, जिससे उसका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। और इसके साथ साथ जो भी टॉपिक पढ़ता है बच्चा उसको व्यवहारिक रूप से सोचता है, तो बच्चे में एक प्रकार की व्यवहारिकता भी आती है, बच्चा सिद्धांतों से हटके सोचना शुरू कर देता है। तो ये एक प्रकार से यूं कहिए कि इस विधि के क्रियाकलाप के क्या कह सकते हैं हम, उद्देश्य कह सकते हो, इसके फायदे कह सकते हो। अब इसका छोटा सा क्वेश्चन बनता परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप का उद्देश्य है या कौन सा क्रियाकलाप का लाभ है। अब इतने ही नहीं है, आप और किताब अगर देखोगे और सोचोगे तो 5 बिंदु और निकलेंगे, और आप क्या करोगे, ऐसा का ऐसा मॉडल बना के, और वो 5 बिंदु जो है, इसके अलावा 2-4 बिंदु और मिलते हैं तो उसको साइडों में ऐड करके अपना टॉपिक पूरा कर दो। तो मैंने आपको एक राह बता दी है, तरीका बता दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना बढ़िया तरीके से तैयार करते हो। हमने कहाँ छोड़ा था, देखो, हाँ, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम इसको क्या है ये पढ़ चुके हैं, इसका उद्देश्य पढ़ चुके हैं, इसकी लाभ पढ़ चुके हैं, और एक नई चीज़ हमने जो पढ़ी, एक प्रकार से इसकी विशेषताएं भी हम विशेषताएं भी पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रकार की, एक्टिविटीज़ के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो, प्रकार में बात करेंगे तो सीधा सा अब आता हूँ मैं एक नई स्लाइड के ऊपर कि क्रियाकलाप के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और ये भी उम्मीद है मुझे कि अभी आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ बोर नहीं होना, आपको चीज़ों को समझना है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ चैप्टर ही ऐसे हैं जिनको आप यूँ कहिए कि कुछ तथ्य नहीं मिलता ना, तो हमारा क्या ना एक पढ़ने का जनरल ट्रेंड बन गया है कि जब तक फैक्ट नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब मैं कह देता ना कि क्रियाकलाप शब्द का पहली बार उपयोग इस साल में किया गया था, इस विद्वान ने किया था, इस किताब में किया था, क्रियाकलाप पहली बार इस देश में आया था, तो आपको मज़ा आता कि यार ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जबकि इनके पीछे ऐसा कोई इतिहास नहीं है। अब मैं अगर चाहूँ ऐसे फालतू गूगल पे उठा के आपको लिखवा दूँ क्रियाकलाप शब्द कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं। हमें पर्यावरण की विधियों में क्रियाकलाप सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इस टॉपिक को पढ़ के हम बच्चों को इन चीज़ों का कक्षा में उपयोग कर सके, हमें इसलिए पढ़ाया जाता है। और आप देखना कि जब प्रश्न भी आएगा तो इसी टाइप से आएगा कि क्रियाकलाप का क्या लाभ है, या इसका उद्देश्य क्या है, या अच्छी क्रियाकलाप की खासियत होनी चाहिए, या कक्ष में कौन सी गतिविधियाँ इंपॉर्टेंट होती है, या इनके क्या क्या प्रकार है, या सह शैक्षणिक कौन सी क्रियाकलाप सह शैक्षणिक है, कौन सा शैक्षणिक है। परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई ऐसा इतिहास वगैरह नहीं है। तो ऐसे जब फैक्चुअल नहीं होते तो हमें जनरली वो एक प्रकार से बोरिंग लगता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोरिंग महसूस नहीं करना चाहिए, अच्छा महसूस कीजिए, अच्छे से समझिए, आप समझिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है। अब यहाँ पे कोई अगर प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा रहा होता तो डेफिनेटली उसका थोड़ा इतिहास बताता कि ये मेथड कहाँ से आया और किस तरह से आगे चला है। लेकिन जब ऐसे टॉपिक होते हैं ना तो उसको अपने को समझना ही पड़ता है। ऐसा इसको बोरिंग मानिए मत, क्योंकि जो मस्तिष्क में हम मानते हैं ना दरअसल वो हो जाता है। इसलिए बोरिंग ना मानना, इसको मज़े से पढ़ना। एक छोटा सा सवाल आता है यहाँ से और आराम से सही हो जाता है। तो इतना आराम से जब सही सवाल हो रहा है तो हमें है वो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। क्रियाकलाप के प्रकार, यहाँ पे क्रियाकलाप की 2 टाइप हो सकती है। सबसे पहली शैक्षिक गतिविधि या शैक्षिक क्रियाकलाप लिख लो, शैक्षिक क्रियाकलाप, ये पहला पॉइंट। और दूसरा सहशैक्षिक को करिकुलम,
शैक्षिक लिख लो या शैक्षणिक लिख लो, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए शैक्षिक क्रियाकलाप और शैक्षिक क्रियाकलाप, ठीक है। अब देखिए ये क्या है और वो क्या, दोनों मैं बेसिकली बता देता हूँ। जब कक्ष के अंदर कोई बात होती है, क्लासरूम के अंदर, अब डेफिनेटली क्लासरूम के अंदर भी ये तो सिलेबस पे ही हुई होगी। कक्ष के ऊपर जब बात चलती है, कक्ष के अंदर जब कोई क्रियाएं होती है, तो हम उसे एक प्रकार से पाठ्यक्रम आधारित क्रियाकलाप या शैक्षिक क्रियाकलाप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें पाठ्यक्रम को तवज्जो दी जाती है क्योंकि कक्ष के अंदर जनरली हम पाठ्यक्रम आधारित ही अध्यापन करते हैं। पाठ्यक्रम के अलावा ठीक है कभी कभार हो जाता है, बाकी मोस्टली हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्लासरूम के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है उसे हम कहेंगे शैक्षिक क्रियाकलाप। जैसे आप टीचर हैं, आप क्लासरूम में गए, बच्चों को कहा बेटा हम कहाँ पढ़ रहे थे, बच्चे कहे सर दूसरा पाठ पढ़ रहे थे। दूसरा पाठ निकालोगे और कक्ष के अंदर उस दूसरे पाठ को पढ़ाना शुरू करोगे और उसके अंदर जो जो आप एक्टिविटीज़ दोगे, जैसे बच्चे को आपने खड़ा किया, एक बच्चे को खड़ा करके प्रश्न पूछा कि बेटा 4 और 5 कितने होते हैं, बेटा बोर्ड मास का नियम क्या है, ऐसा नॉर्मल सवाल पूछ लिया, तो ये एक प्रकार की एक्टिविटी होगी। ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, शैक्षिक क्रियाकलाप। या बच्चे को खड़ा कर दिया, खड़ा करके कह दिया कि यहाँ आपने बोर्ड पे प्रश्न लिख लिया और बच्चों को कह दिया कि आप सारे बच्चे इन प्रश्न को सॉल्व करो। या आपने कह दिया कि कोई आपने ऐसा मानचित्र दे दिया कि आप मानचित्र बनाइए, उसको भरिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखती हुई कक्ष के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो जो एक्टिविटीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक क्रियाकलाप। अब आप देखिए इसमें अपन ने 2 चीज़ें और बाहर निकाली अभी। एक हमने ये बात करी कि बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक प्रकार से मौखिक क्रियाकलाप हो गए। कैसे क्रियाकलाप हो गए, मौखिक क्रियाकलाप। और अगर बच्चे को पूछा नहीं है बल्कि एक प्रकार से यूँ कहिए कि बच्चे से ये कहा है कि आप लिख के लाओ, तो अब लिखित हो गया ये, तो दूसरा कैसा हो गया, लिखित क्रियाकलाप। अब हम कह सकते हैं कि शैक्षिक क्रियाकलाप जो है, कक्ष के क्रियाकलाप जो है, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि शैक्षिक क्रियाकलाप सामान्यतः कहाँ होते हैं, कक्ष के अंदर होते हैं और किसको फोकस में रखते हैं, केंद्र में किसको रखते हैं, पाठ्यक्रम को। तो पाठ्यक्रम को केंद्र में रखकर अगर मौखिक टेस्ट लिया या मौखिक कोई गतिविधि करवाइए, बच्चे को खड़ा करके कह दिया कि भाई 2 का पहाड़ा बोल दे या 6 का पहाड़ा बोल दे, या बच्चों से लिखवा दिया, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, शैक्षिक क्रियाकलाप कहते हैं। जनरली ये क्रियाकलाप जो है सामान्य से छोटी कक्षाओं में बड़े पैमाने पर होते हैं। जैसे बच्चों को कह दिया कि भाई आप ढाणी का चित्र बना के लेके आ जाओ, या प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण का चित्र बना दो, तो सारे बच्चे चित्र बनाएंगे, सारे एक्टिवली भाग लेंगे, उनमें सृजनशीलता भी होगी, समझने का प्रयास भी होगा। तो ये कैसा क्रियाकलाप होता है, ये शैक्षिक क्रियाकलाप होता है, जो कि जनरली कहाँ पे होता है, कक्ष के अंदर केंद्रित होता है और पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के किया जाता है। 2 टाइप का हो गया, मौखिक क्रियाकलाप और आपके लिखित क्रियाकलाप। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम देखते हैं सहशैक्षणिक क्रियाकलाप। अब जो सहशैक्षणिक क्रियाकलाप है ये सामान्यतः कक्ष से बाहर होता है। तो अपन उसको लिख सकते हैं, नई पीपीटी में ले लेता हूं मैं, सहशैक्षणिक या सहशैक्षिक को करिकुलम एक्टिविटी जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, सहशैक्षिक क्रियाकलाप। अब देखिए सहशैक्षिक क्रियाकलाप जो है, अब सामान्यतः आप इसको यूं कह सकते हैं, ये 2 नंबर लिख रहा हूँ, 1 नंबर पे शैक्षिक क्रियाकलाप था जो मैंने पीछे स्लाइड में समझ लिया, ये हमने समझ लिया था शैक्षिक क्रियाकलाप। अभी मैं सहशैक्षिक पे आ रहा हूँ। आप क्या करना, आप अपनी उस पर रजिस्टर में इसको कर देना, टेबल बना लेना और टेबल में एक भाग में लिखना शैक्षिक क्रियाकलाप, दूसरी तरफ सहशैक्षिक क्रियाकलाप। जो विशेषता मैंने शैक्षिक की बताई थी वो उस भाग में लिख लेना और सहशैक्षिक में इसकी विशेषता लिख लेना। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता पहली ये होगी कि सहशैक्षिक क्रियाकलाप जनरली सामान्यतः ऐसा नहीं है कि बाहर ही होगा, कक्ष से बाहर होता है। सामान्यतः कक्ष से बाहर, कक्ष से बाहर। अब आप ये मत पूछ लेना सर हमारे गांव में तो
हमारे गांव में क्या, मैं मेरी अगर बात करूँ, मैं तो पाठ्यक्रम भी बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाके नीम के नीचे या किसी भी पौधे के नीचे बैठा के पढ़ा लेता था। जब भी सर्दियाँ होती तो यूं ही ग्राउंड में धूप में ही पढ़ा लेता था। इसका मतलब ये नहीं है कि कक्षा कक्ष से बाहर किया तो ये सह शैक्षणिक क्रियाकलाप, ऐसा नहीं है। वो तो क्या, हम हमारी सुविधा के अनुसार, मौसम की दशाओं के अनुसार, वातानुकूलन के अनुसार, बच्चों की इच्छा के अनुसार हम कई बार क्लास से बाहर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो क्लास से बाहर पढ़ो या क्लास के अंदर पढ़ो, वो है कक्षा कक्षी हमारे लिए। जब हम पाठ्यक्रम पर बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वो कक्षा कक्षी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पाठ बाहर पढ़ा रहे हो तो वो इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पाठ भले कहीं पे पढ़ाओ, हो सकता है कई स्कूल ऐसे भी है, जहाँ विद्यालय ऐसे भी है जहाँ पे कक्षा कक्ष है ही नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो वहाँ पे निश्चित रूप से कक्षाओं में बाहर भी पढ़ाना पड़ता है। तो कक्षाओं से बाहर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कक्षा कक्ष से बाहर की गतिविधि है, वो है कक्षा कक्ष की गतिविधि, लेकिन भौतिक संसाधनों के अभाव में या किसी और समस्या के कारण हम बच्चों को बाहर ले जाके पढ़ा रहे हैं। तो बाहर ले जाके पढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो सह शैक्षणिक गतिविधि कर रहे हैं या कक्षा कक्ष से बाहर वाला काम कर रहे हैं, नहीं, वो भी आपकी एक प्रकार से शैक्षिक गतिविधि है, कक्षा कक्ष की क्रिया ही है, बस किसी कारण से हम उसको बाहर पढ़ा रहे हैं। तो कक्षा कक्ष से बाहर की जो गतिविधियां होती है, जनरली ये क्या होता है, ये पाठ्यक्रम से हटके होता है, पाठ्यक्रम से अतिरेक, एक्स्ट्रा। अब देखिए, जैसे मान लो कि स्वच्छ भारत अभियान, अब पाठ्यक्रम में नहीं होगा वो, लेकिन हमें बच्चों को समझाना स्वच्छता का महत्व, तो हम बच्चों को समझाने के साथ साथ ग्रामीणों को भी समझाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बच्चों का एक टोला तैयार करेंगे, बिल्कुल 3-3 की पंक्तियों में स्कूल की एक लाइन बनाएंगे और गांव के गली नुक्कड़ चौराहों से होके स्वच्छता के नारे देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये कक्षा कक्ष से बाहर का गतिविधि है, ये पाठ्यक्रम से भी हटके है, लेकिन है एक्टिविटीज़ ये। तो ये शैक्षणिक नहीं है बल्कि सह शैक्षणिक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है। तो शिक्षा देने के साथ साथ में बच्चे को और भी बाहर की चीज़ें जो है वो समझा रही है। तो कक्षा कक्ष से बाहर होता है, पाठ्यक्रम से अतिरिक्त होता है। प्लस क्या हो गया, ऐसा करने से पता क्या होता है कि बच्चे के अंदर तो शिक्षा आती बल्कि बच्चा जो है वो समाज से जुड़ जाता है। तो समाज व नागरिक, इनके बीच का जो बंधन है वो मजबूत होता है, बंधन मजबूत होता है। कैसे होता है, अब जब भी हम सह शैक्षणिक गतिविधि करते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको रैली का दिया, या फिर कोई जैसे कोई राष्ट्रीय फंक्शन है, जैसे या कहीं जैसे कोई ऐसा कोई उत्सव है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो हम बच्चों को लेके अगर गांव गली नुक्कड़, या फिर जैसे एडमिशन की प्रोसेस जुलाई में स्टार्ट होती है, तो जनरली आजकल क्या करते हैं कि उस एडमिशन के लिए बच्चों के साथ में टीचर्स वगैरह सारे रैली निकालते हैं कि सरकारी विद्यालय में प्रवेश लो, अब प्रवेश लो। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये कोई बच्चे कक्षा कक्ष की बात नहीं है, ये कक्षा कक्ष से बाहर कर रहे हैं, ये पाठ्यक्रम की बात भी नहीं है, ये पाठ्यक्रम से बाहर हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि समाज और नागरिकों के बीच का जो बंधन है वो मजबूत होता है। बच्चों को समाज की समस्याएं पता चलती है, बच्चों को समाज की विशेषताएं पता चलती है, और समाज को बच्चों के बारे में पता चलता है, विद्यालय के बारे में पता चलता है। इससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच का बंधन जो है बड़ा मजबूत हो जाता है। तो सह शैक्षणिक क्रियाकलाप में जनरली क्या होता है, कक्षा कक्ष से बाहर की गतिविधि होती है, पाठ्यक्रम से हटके थोड़ा सा चला जाता है, प्लस समाज व नागरिक का मध्य का जो बॉन्ड है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। इससे और क्या हो सकता है, इससे और क्या हो सकता है कि बच्चा सीखता तो है ही, इसमें बच्चे का एक प्रकार से मानसिक, भावनात्मक, इमोशन, क्योंकि बच्चा समाज से जुड़ा हुआ होता है, और अगर सामाजिक समस्याओं वगैरह से बच्चे को इस तरह से जोड़ेंगे तो उसका इमोशनल, मेंटली और शारीरिक विकास होता है। शारीरिक कहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चा इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, खेल खेलता है, ग्राउंड में खेलते हैं, घूमते हैं, करते हैं, इससे क्या होता है, मेंटली फिट होते हैं, इमोशनली डेवलप होते हैं और फिजिकली भी फिट होते हैं। तो शारीरिक एक प्रकार से विकास होता है। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें होती है। मैं पॉइंट लिख रहा हूँ इसका 2। तो बच्चे के लिए अब देखिए, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से बच्चा जो है वो विकसित होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप केवल पाठ्यक्रम पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, पाठ्यक्रम के अलावा बच्चे को हम और क्या एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है। तो एक प्रकार से यह भी एक प्रकार से इसका फ़ायदा हो जाता है कि बच्चा मेंटली, इमोशनली जो है वो मजबूत हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये सारे इसके तो फ़ायदे हो गए, ये सारी बातें हो गई सह शैक्षणिक क्रियाकलापों की। इसको आप लिख लेना आराम से। जहाँ तक शैक्षणिक की थी, तो आप शैक्षणिक में क्या लिखोगे इसके सामने कि कक्षा कक्ष के अंदर होता है, पाठ्यक्रम को केंद्र में रख के किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे को ज्ञान
ज़्यादा प्राप्त होता है। और इसके अलावा बच्चे को समाज का ज्ञान तो होता है, लेकिन यहाँ पे लिखना कि बच्चा समाज और नागरिक एक प्रकार से संबंध मजबूत होते हैं। इधर आप लिख सकते हो कि बच्चे का मानसिक विकास हो सकता है, लेकिन इधर मानसिक के साथ में भावनात्मक और शारीरिक विकास भी होता है। तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक में ऐसी तुलना करती हुई एक टेबल बना देना। अब आगे अपन बात करते हैं कि सह शैक्षणिक क्रियाकलाप को भी क्या हम आगे कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियां जो है इनको भी हम आगे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ भाग, जैसे एक मिनट विभाजन कर देता हूँ। आप सोचना एक क्षण के लिए सोचना कि आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी जगह पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा था इसकी कि विभाजन। अब इसका क्या विभाजन हो सकता है कि कौन कौन सी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ हो सकती है। आप सोचना कभी, जैसे हमारे स्कूलों में शनिवार को हमेशा अंत्याक्षरी होती थी। वो अंत्याक्षरी क्या है? वो भी एक एक्टिविटीज़ है। वो कैसी एक्टिविटीज़ है? आप सोच सकते हो, क्लास में होती है, बाहर होती है, आप कह सकते हो सह शैक्षणिक एक्टिविटीज़ है। कोई निबंध प्रतियोगिता हो रही है या फिर कोई ऐसी और कोई प्रतियोगिताएं हो रही है, तो ये सारी गतिविधियां कैसी होती है? ये सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है जो पाठ्यक्रम से हट के करवाई जाती है। जीके की प्रश्नोत्तरी होती है, बहुत सारी ऐसी स्कूल्स में आपने देखा होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये सह शैक्षणिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। इसका अपन विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहले सामुदायिक, लिख लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट से, सामुदायिक गतिविधियाँ। कैसी गतिविधियाँ? सामुदायिक गतिविधियाँ, नाम से विदित है। देखो, समुदाय के साथ की जाने वाली गतिविधियां क्या कहलाएगी? सामुदायिक गतिविधियां। चाहे अब उसमें देखो, अब इसमें क्या क्या होगा? स्वच्छता अभियान आ जाएगा। अब देखो, अगर गांव में आपने स्वच्छता के लिए कोई रैली निकाल दी कि हर घर में स्वच्छता अपनाना है, ऐसे नारे लगाए हुए बच्चे नहीं चलते 3-3 की लाइन में एकदम से बिल्कुल जोश के साथ में इंसर्ट किए हुए, आधों के शर्ट बाहर आए हुए, आधों के शर्ट को इसे अटकाया हुआ, केवल फॉर्मेलिटीज़ मात्र की हुई, आगे टीचर चलते हैं, पीछे बच्चे, मज़ा आ जाता है उस बच्चों को उस समय ऐसी एक्टिविटीज़ करने में। तो गाँवों के अंदर जो स्वच्छता अभियान जो चलाया वो है श्रमदान है। कई बार हमें अच्छे से याद है कि हमें गुरुजी जो मौखिक टेस्ट होते थे, वो मौखिक टेस्ट ना लेके कहते थे कि अगर उस गली का कचरा साफ कर लोगे तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई श्रमदान भी अगर करवाया जाता है तो निश्चित रूप से, कई बार कोई ऐसे सभा भवन होते हैं या फिर कोई ग्राम सेवक का भवन होता है या फिर कोई ऐसी गलियां जो बहुत ही गंदी हो जाती है, या फिर यूँ कहिए कि ऐसे गाँव में कहीं कोई ऐसा कूड़ा करकट पड़ा है वो उसको उठवाना, ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे विद्यालय में प्रवेश रैली, प्रवेशोत्सव होते हैं वो। अब ये जो गतिविधियां होती है ये समुदाय के साथ में होती है, इसलिए हम उनको सामुदायिक गतिविधियां कहते हैं। ऐसी और सारी और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आपको याद आ रही होगी। राष्ट्रीय उत्सवों पर की गई रैलियां हैं, तो प्रवेश रैली के अलावा अन्य प्रकार की अन्य समारोह जो भी है, ये सारे किस में आ जाते हैं हमारे? ये आ जाते हैं सामुदायिक गतिविधियों में। इसका सवाल कैसे आ सकता है? सामान्य आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक गतिविधि है? ऐसा कोई इसका विशेष क्लासिफिकेशन नहीं है, अपन ही बांट रहे हैं। आप इसमें और भी 1-2 ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो हम पढ़ रहे हैं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, और हमने अभी देखा सामुदायिक सह शैक्षणिक गतिविधियाँ। उसके बाद दूसरा अपन ले सकते हैं शारीरिक गतिविधियाँ, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो भी। अब देखिए, शारीरिक गतिविधियाँ कौन सी हो सकती हैं, ये आप अच्छे से समझते हो, जो बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक हो। जो खेल प्रतियोगिताएं जितनी भी हैं, खेल प्रतियोगिता, गांव में आपको पता होगा रस्साकसी होती है, कई बार जंप की प्रतियोगिताएं होती है, खो खो हो जाता है, दौड़ की प्रतियोगिताएं होती है, और बच्चे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। इतना एक्टिव होते हैं कि आप यूँ मानिए कि बिल्कुल उनके लिए जैसे ओलंपिक वही हो। तो जितने भी बाह्य खेल हैं, योग अभ्यास है, ये जितने भी योग अभ्यास होते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना में जो कई विद्यालयों में योग करवाया जाता है, वो योग अभ्यास भी एक प्रकार की शारीरिक गतिविधि है। तो जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं हैं, योग अभ्यास है, सामूहिक खेल हो चाहे व्यक्तिगत खेल हो, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। किसमें? वो आ जाते हैं हमारे शारीरिक गतिविधियों में। तो
ये विभाजन के अंदर हम पढ़ रहे थे सामुदायिक गतिविधियाँ होगी, शारीरिक गतिविधियाँ होगी, और अब तीसरी गति जो विधि जो आएगी वो होगी हमारे सांस्कृतिक गतिविधियाँ। मैं अलग पॉइंट भी ले लेता हूँ। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, और आपको अच्छे से पता होगा कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ कौन सी है, मतलब ऐसी गतिविधि जिसमें सांस्कृतिक हिस्से को छुआ जाता है। जैसे मान लो कि अंत्याक्षरी कर ली, तो और भी याद कर सकते हो आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों में और कौन कौन सी बातें आ सकती है। जैसे बाल सभा, जो शनिवार को, हर शनिवार को अपने स्कूलों में होती थी। अब बाल सभा का आयोजन हो, चाहे वो आपके अंत्याक्षरी जो होती थी स्कूलों में, अंत्याक्षरी का आयोजन हो, चाहे वो आपके गायन प्रतियोगिता हो, चाहे वो आपके नाटक मंचन हो, या यूँ कहिए कि कोई कविता पाठ वगैरह ऐसा कुछ, कविताओं का पाठ हो, तो कोई लेखन की कोई प्रतियोगिता हो, चाहे वो आपके कोई पोस्टर प्रतियोगिता हो। तो मतलब कहने का वो हुआ कि ये जैसी भी जो प्रतियोगिताएं हैं ये हमारे सारे के सारे किस में चली जाती है, सांस्कृतिक। वैसे अपन सांस्कृतिक के साथ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। वैसे बेसिकली इनको आपको याद ही करना है, अच्छे से समझना ही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ खेल लिखूँगा तो आप भी कहोगे सर खेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि खेल सांस्कृतिक में नहीं आएगा, वो शारीरिक गतिविधियों में आ जाता है। इसके अलावा कुछ इसको अपन लेखन और कविताओं को बाहर भी कर सकते हैं। बाहर क्यों करेंगे? क्योंकि इसके लिए अपन एक अलग विभाजन कर सकते हैं, चौथा विभाजन साहित्यिक। हालांकि साहित्यिक हर जगह नहीं होता, लेकिन ये भी साहित्यिक गतिविधियाँ। तो साहित्यिक गतिविधियों में अपन लिख सकते हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, या वो कविता वाला पॉइंट इधर सबसे बेस्ट रहेगा, कविताएं लेखन हो, चाहे वो आपके कोई ऐसा पोस्टर प्रतियोगिता हो या कोई और क्राफ्ट प्रतियोगिता हो। तो इस टाइप की जितनी भी प्रतियोगिता है, जैसे सामान्य ज्ञान का कोई काम हो, तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये हमारे आ जाते हैं साहित्यिक गतिविधियों में। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो हम कह सकते हैं कि सामुदायिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और साहित्यिक गतिविधियाँ, ये चारों हमारे किसका भाग हो जाती है? ये चारों हमारे भाग हो जाती है शैक्षणिक गतिविधियों की। तो अब देखिए हम वापस आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर और एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे, और हम उस एक्टिविटीज़ में क्या पढ़ रहे थे, हमने 5 बिंदुओं पर बात करी है। सबसे पहले पढ़ा क्या होता है क्रियाकलाप, और हमने ये कहा था कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कक्षा कक्ष के अंदर या कक्षा कक्ष के बाहर पाठ्यक्रम के केंद्रित या पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो भी गतिविधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रियाकलाप कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ा था कि इसके एक अच्छी क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं हो सकती है। उसमें हमने कहा था कि सृजनशील होना चाहिए, एक्टिवली बच्चों भाग लेना चाहिए, सरल सुगम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हमने करी थी। फिर हमने उसके उद्देश्य और लाभ पढ़ लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके प्रकार, 2 टाइप किए थे, शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक। शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक दोनों की बढ़िया टेबल बना के मैंने समझा दिया है। तो ये क्रियाकलाप हो गया। अगला जो चैप्टर होगा वो आपके परियोजनात्मक कार्य है, ऐसा कुछ चैप्टर है। छठे लेक्चर है, अगला जो लेक्चर होगा 7वां लेक्चर है शायद, उसमें हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। और अगला चैप्टर जो कल मैं पढ़ाऊँगा उसमें अपन आगे चैप्टर पर बात करेंगे। 12 से 15 वीडियोज़ है, और ढंग से सुनना, ढंग से समझना, रटने की कोशिश मत करना। और कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। जैसे ये 15 वीडियोज़ हो जाएंगे उसके बाद अपन इसकी लंबी प्रैक्टिस भी करेंगे। हर टॉपिक के प्रश्नों की एक अभ्यास किया जाएगा। जैसे ये सिलेबस पूरा हो जाता है 8-10 क्लासेस के बाद में, उसके बाद में ये सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।